नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ये 2-3 दिन बचते हैं। इन दिनों में हम कुछ स्टैटिक जीके, जो कि आयोग हमारा अधीनस्थ चयन आयोग है, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करता है। तो क्यों ना इस 2-3 दिन में थोड़ा बहुत छोटी वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं ले आऊँ। इसी कोशिश में मैं आज पहली वीडियो आपके लिए स्टैटिक जीके की लेके आया हूँ, जो कि हमारा मेनली टॉपिक होगा उत्तराखंड क्षेत्र से एकमात्र शख्सियत जिन्हें भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है देश का। तो उत्तराखंड क्षेत्र से भी एक ही शख्सियत है हम पे, गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो क्यों ना हमारा अध्ययन थोड़ा बहुत गोविंद बल्लभ पंत पे भी चले। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ गोविंद बल्लभ पंत, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत का व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक कैरियर, उन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए, इस बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यूके त्रिपुर एसएससी पैटर्न पे जो फैक्ट बनेंगे हमें गोविंद बल्लभ पंत पे, उन बातों पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, हमारा आज का टॉपिक है गोविंद बल्लभ पंत। ये बात है सन 1887 की। 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में मनोहर पंत जी के परिवार में गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मनोहर पंत था। 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे। इनके पिताजी का नाम मनोरथ पंत जी इनके पिताजी थे। फिर देखिए, जब इनका जन्म 10 सितंबर का हुआ तो हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी, जो कि उत्तराखंड सरकार ने भी इस क्षेत्र में सोचा है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत थे। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने 10 सितंबर उत्तराखंड सरकार ने इस दिन गौरव दिवस घोषित किया है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1987 को हुआ था। तो उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस घोषित किया है। प्रारंभिक जीवन काल इनका शिक्षा के लिए कटा। मेनली जब हम बात करेंगे तो 1887 से 1900 के बीच तो इनका कार्यकाल मेनली शिक्षा ग्रहण के लिए ही कटा। फिर 1900 में जब हम भारतीय परिदृश्य में देखेंगे तो कर्जन की नीतियाँ आनी शुरू हो गई थी। भारत में नरम दल का प्रभाव उभरने लगा था। तो इसी से भी सीख लेते हुए इन्होंने 1930 में जब भारत में युवा वर्ग राजनीति में आगे आ रहा था, तो गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद बल्लभ पंत भी 1903 में अल्मोड़ा क्षेत्र में हैप्पी क्लब, तो इसमें फैक्ट बनता हमारा गोविंद बल्लभ पंत हरगोविंद बल्लभ पंत के साथ 1930 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। हैप्पी क्लब मेनली राजनैतिक चेतना के लिए था। हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। फिर जब हैप्पी क्लब की स्थापना की, लोग इससे जुड़ना शुरू हुए। तो भारत में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। उत्तराखंड क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था वो गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ब्रदर ने किया था। तो मेनली मानेंगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन जब भारत में चल रहा था, तो इस समय उत्तराखंड क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत इस क्षेत्र में हैप्पी क्लब की स्थापना कर देते हैं। फिर बाद में देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन जो उत्तराखंड में प्रसार किया था, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने ही इस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था। फिर इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ चले जाते हैं। फिर लखनऊ से इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ से वकालत करके वापस 1910 में उत्तराखंड पुनः वापस आते हैं। जब उत्तराखंड वापसी होती है तो पहले रामनगर में वकालत शुरू करते हैं, फिर रानीखेत, फिर वहाँ से होते हुए काशीपुर पहुँचते हैं। तो काशीपुर में 1910 से ये वकालत शुरू कर देते हैं। फिर इसी काशीपुर क्षेत्र में 1914 में प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। सभा की स्थापना का उद्देश्य मेनली शिक्षा और साहित्य के प्रति लोगों में जन जागरूकता पैदा करना था।
साहित्य के प्रति लोगों में जन जागरूकता पैदा, शिक्षा और साहित्य के प्रति लोगों में जन जागरूकता के लिए 1914 में गोविंद वल्लभ पंत प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में करते हैं। इसी काशीपुर में ये वकालत कर रहे थे। तो यहाँ पे एक विशेष घटना घटती है, क्योंकि मेनली जब काशीपुर की कोर्ट थे, कोर्ट में गोविंद वल्लभ पंत वकालत करते थे तो इनका कहर अंग्रेज भी मानते थे। इसी कारण काशीपुर को ये लोग अंग्रेज अधिकारी गोविंदगढ़ की संज्ञा काशीपुर को दी जाती है, क्योंकि जीबी पंत जी का जो गढ़ माना जाता है वो काशीपुर ही माना जाता है। इसी काशीपुर के क्षेत्र से इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। यहीं से विधायक बन के आगे जाते हैं, फिर यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर भारत के गृह मंत्री भी ये बनते हैं। तो काशीपुर को गोविंदगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिर इसी काशीपुर कोर्ट में एक घटना घटती है। वो घटना थी जब ये केस लड़ रहे थे, तो मेनली क्या होता था कि उस टाइम की बात थी, अंग्रेज़ अधिकारी कोर्ट में टोपी पहन के जा सकते थे। किसी भारतीय को, जो कोर्ट होती है, कोर्ट में टोपी पहनने की इजाज़त नहीं थी। जब गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिया जाता कि आप टोपी उतारिए, तो इनका एक वक्तव्य जो कि बहुत फेमस होता है कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ पर अपनी टोपी नहीं उतार सकता। मेनली हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में जो हमारी टोपी होती है, हमारा सम्मान हमारी टोपी होती है। इसीलिए गोविंद वल्लभ पंत जी अपने सम्मान के प्रति इसे मानते हैं और कहते हैं मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ परंतु अपनी टोपी नहीं उतार सकता। इसी कारण हम गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय के समान ही अडिग थे। अपने सम्मान के प्रति इन्होंने ये वक्तव्य दिया था, इसीलिए इसे क्या हिमालय पुत्र की संज्ञा दी जाती है। तो इनका उपनाम हम पे मिलेगा वो हिमालय पुत्र होगा। हिमालय पुत्र के नाम से ये जाने जाते हैं। हिमालय पुत्र के नाम से जीबी पंत जी को जाना जाता है। हिमालय पुत्र क्योंकि हिमालय की तरह अडिग इनके इरादे थे, इसलिए इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाएंगे। फिर एक और कहानी 1928 में भी बताऊंगा। अभी चलो पहले टॉपिक पे ही चलते थे, ऐसे रनिंग टॉपिक पे जो चल रहा है। फिर 1928 तक पहुंचेंगे तो इनकी फिर हिमालय से जुड़ी एक कहानी और बताता हूँ मैं आपको। फिर वापस आ जाओ 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें भी इनका सहयोग रहता है। फिर 1914 में प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में कर देते हैं। फिर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में भी इनका विशेष सहयोग रहता है। तो कुमाऊं क्षेत्र के नवयुवक थे, राजनीति में उभर रहे थे। 1916 में ये कुमाऊं परिषद की स्थापना कर लेते हैं। कुमाऊं परिषद कांग्रेस का एक अंग था। ये कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है। फिर जीबी पंत जी थोड़ा इनसे हट के एक चीज़ और करते हैं। ये जब 1916 में कुमाऊं संघ की स्थापना करते हैं। मेनली जो था कुमाऊं संघ की स्थापना का उद्देश्य इनका था, जो स्थानीय जनता थी इनके लिए वन में हकूक़ों की लड़ाई के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना करते हैं। वन आंदोलनों के प्रति लोगों को जागरूकता के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत जी 1916 में करते हैं। इसी वन से रिलेटेड इनकी एक और फेमस बुक भी आती है, जो इनकी बुक थी फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। जो इनकी बुक आएगी फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। एक फेमस बुक आती है गोविंद वल्लभ पंत की फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं के नाम से। तो चलते हैं 1916 में ये दृश्य हमने देखा था। अब आते हैं हम 1920 में असहयोग आंदोलन। भारतीय परिवेश में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी इसमें आह्वान करते हैं भारत क्षेत्र के युवाओं को कि आप आइए, आंदोलन से जुड़िए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए आप इस आंदोलन से जुड़े। तो जीबी पंत जी भी उनका आह्वान स्वीकार करते हैं और 1921 में याद रखिएगा असहयोग आंदोलन से जीबी पंत जी जुड़ते हैं। और माना जाता है कि 1921 से गोविंद वल्लभ पंत जी का राजनीतिक करियर यहीं से शुरू होता है, जब ये असहयोग आंदोलन से जुड़ते हैं। तो 1921 में एक और महत्वपूर्ण घटना उत्तराखंड क्षेत्र में और घटती है। इस
1921 में क्या होता है कि 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे। बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलता और कुमाऊं क्षेत्र से कुली बेगार आंदोलन खत्म हो जाता है। फिर 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी से सदस्यों को प्रांतीय काउंसिलिंग में भेजने का प्रस्ताव भी मिलता है। इसी प्रस्ताव में जब 1921 में चुनाव होते हैं तो सारे लोग निर्विरोध चुन के जाते हैं। मेनली इस 1921 में यहाँ उत्तराखंड क्षेत्र में 3 सीटें थी, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा। तीनों जगह जब चुनाव होते हैं तो निर्विरोध लोग चुन के आते हैं। गढ़वाल सीट से जोत सिंह नेगी, नैनीताल से नारायण दत्त छिम्वाल जी और अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह जी निर्विरोध चुन के आते हैं। फिर 1923 में जब चुनाव होते हैं तो पहली बार निर्वाचित लोग जाते हैं। नैनीताल से गोविंद बल्लभ पंत जी इसमें निर्वाचित होते हैं। स्वराज दल के टिकट पे 1923 में जब गोविंद बल्लभ पंत जी इसमें निर्वाचित होते हैं तो यही 1923 में कुली बेगार प्रस्ताव को प्रांतीय काउंसिलिंग में पास करवाते हैं। जो कुली बेगार प्रस्ताव था 1923 में कुली बेगार प्रस्ताव, क्योंकि ये इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व थे तो 1923 में गोविंद बल्लभ पंत जी प्रांतीय काउंसिलिंग में कुली बेगार प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं और पास करवाते हैं। इसमें इनका योगदान विशेष रहता है। फिर 1924 में नायक बालिका सुधार सम्मेलन, नायक कहते हैं, नायक बालिका माने तो भारती चंद जब डोटी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था तो इस टाइम नायक जाति की उत्पत्ति होती है। नायक जाति की महिलाएं जो थी वह वैश्यवृत्ति में आगे बढ़ रही थी। ये उत्तराखंड क्षेत्र के लिए एक घोर अपमान की बात थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1924 में नायक बालिका सम्मेलन होता है जो कि जीबी पंत की अध्यक्षता में चलता है, जिसका फल 1929 में निकलता है। 1929 में इसका परिणाम हमारे सामने आता है कि नायक बालिका रक्षा पास हो जाता है, जिससे कि नायक बालिकाओं की वैश्यवृत्ति में आगे बढ़ने पे कानूनी रोक लग जाती है। तो बात 1923-24 की थी। अब 1925 में 9 अगस्त 1925 को भारत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो थी काकोरी कांड। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन रिहाड़ी इस कांड में सम्मिलित थे। काकोरी कांड, इसका वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कांड की जगह काकोरी एक्शन ट्रेन कहते हैं हम इसे। 1925 में ये हुआ था। तो इसमें जब गिरफ्तारियां हुई थी तो इस क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो गिरफ्तारियाँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लिहाड़ी, इनकी जब गिरफ्तारियाँ हुई थी तो मदन मोहन मालवीय जी इनकी वकालत कर रहे थे। तो वकालत में जो इनका सहयोग किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने भी इस क्षेत्र में इनका सहयोग किया था। काकोरी षड्यंत्र केस में जब इनका सहयोग हो रहा था, सहयोग कर रहे थे, तो इसी से इनकी वकालत को एक प्रसिद्धि मिली थी। गोविंद बल्लभ पंत जी की जो वकालत कैरियर जो शुरू हुआ था वो 1910 में काशीपुर से हुआ था, लेकिन जब इनको जब लोग इन्हें जानने लगे तो ये काकोरी षड्यंत्र केस में जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लिहाड़ी की वकालत कर रहे थे तो यहीं से ये फेमस हुए। फिर 1927 के चुनाव होते हैं स्वराज दल के टिकट पे। फिर 1927 में ये नैनीताल क्षेत्र से फिर चुनाव जीतते हैं। इसी 1927 में वर्तमान क्षेत्र में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 1927 में चुनते हैं। फिर 1927 लास्ट और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंच चुका था। इसका विरोध भारत में हर दिशाओं में भारत में इसका विरोध हो रहा था। तो 1928 में गोविंद बल्लभ पंत जी भी इसके विरोध में उतर गए। 1928 में लखनऊ में जब ये विरोध कर रहे थे तो नेहरू जी इनके साथ थे। जब विरोध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो पुलिस द्वारा इन पे लाठियां भांजी गई। जब इन्होंने देखा कि नेहरू जी पे लाठियां भांजी जा रही है तो नेहरू जी के सामने उनकी प्राणों की रक्षा के लिए गोविंद बल्लभ पंत जी खड़े हो गए। इन्होंने नेहरू जी की प्राणों की रक्षा की थी।
तो नेहरू जी यहाँ पे एक वक्तव्य और देते हैं इन पे कि नेहरू जी इन्हें कहते हैं कि ये हिमालय की तरह, हिमालय वाला कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। नेहरू जी इन्हें कहते हैं कि ये हिमालय की तरह मेरे आगे खड़े होके अडिग हो गए, इन्होंने मेरी जान बचाई, इसी कारण इन्हें हिमालय पुत्र, मैं यूँ ही नहीं कह रहा कि इन्हें गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी जाती, इनका उपनाम हिमालय पुत्र है। एक और उपनाम हम पे इनका मिलता है कि इनके दोस्त इन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी साइमन कमीशन की बात। फिर सविनय अवज्ञा का आंदोलन भारत क्षेत्र में होता है। फिर बढ़ेंगे हम 1934 में। तो 1934 में बढ़ते हैं हम 1934 में 1933 में संयुक्त प्रांत संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1934 में ये संयुक्त प्रांत संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर जब 1935 का भारत परिषद अधिनियम आता है तो राज्यों में चुनाव होते हैं। तो 1937 में तो प्रांत में जो पहला मंत्रिमंडल बैठता है, इन्हीं के नेतृत्व में पहले मंत्रिमंडल का गठन होता है। 1937 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जो पहला मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल का गठन होता है। एक बात इसमें और सामने आती है कि जो संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं जीबी पंत जी ही बनते हैं 1937 में। 1937 में जीबी पंत जी के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन होता है। फिर 1942 में जाते हैं। भारत के परिवेश में देखें तो हम भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो चुका था तो गोविंद बल्लभ पंत भी अपना बैग पैक करते हुए यहाँ से मुंबई पहुँच चुके थे, क्योंकि वर्धा में मीटिंग होनी थी। तो इसी मुंबई से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1942 में। 1942 में मुंबई से इनकी गिरफ्तारी होती है और इन्हें अहमदनगर जेल, जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे था तो इन्हें अहमदनगर जेल में बंद कर लिया गया। और 1945 में ये रिहा होते हैं अहमदनगर जेल से। उस बीच ये अहमदनगर जेल में रहते हैं। फिर 1946 में यूपी से प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। 1946 के जो चुनाव होते हैं तो उसमें भी ये यूपी क्षेत्र से संयुक्त प्रांत क्षेत्र से जीत कर आते हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है। ये यूपी के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 1954 तक ये इस पद तक रहते हैं। फिर 1947 की बात आती है। तो 1947 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे भारत में। पाकिस्तान की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। तो क्या होता कि 1947 में जो विभाजन समिति की बैठक होती है 1947 दिल्ली में, तो जो विभाजन समिति की बैठक होती है इसकी अध्यक्षता भी जीबी पंत ही करते हैं। 1954 में जब ये मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, 1955 में गृह मंत्री, बहुत बड़ा पद होता है गृह मंत्री का अपने आप में, तो ये हमारे देश के गृह मंत्री बनते हैं 1955 में। अब 1957 की बात करते हैं। 1957 में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में केवल गोविंद बल्लभ पंत को ही भारत रत्न मिला है। बात है 26 जनवरी 1957। उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था 1957 में। उत्तराखंड के एकमात्र शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी 1957 की बात करूं मैं तो इन्हीं के नेतृत्व में संसदीय भाषा समिति का गठन 1957 में होता है। इसी को हम जीबी पंत समिति के नाम से भी जानते हैं। 7 मार्च 1961 की है। इसी दिन गोविंद बल्लभ पंत जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था इनका व्यक्तित्व जीवन। अब थोड़ा इसमें और चर्चा हम कर लेते हैं। 1960 में 17 नवंबर 1960 को गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है।
लेकिन इनका नाम इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत नहीं था। तो 1972 में इन्हीं को सम्मान देते हुए 1972 में कृषि विश्वविद्यालय का नाम कृषि इन्हीं के नाम पे रखा गया। फिर देखेंगे हम तो घुड़दौड़ी पौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज है। 89 में इसकी स्थापना हुई। इसका नामकरण भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। दो चीज़ें हम पे आती है, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जीबी पंत के नाम पे इनका नामकरण किया गया है। फिर कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में स्थापित हुआ था, 1972 में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत जी के सम्मान में जीबी पंत रखा गया। फिर हम पे आता है इनके नाम पे एक संग्रहालय अल्मोड़ा पे हम पे मिलता है, जीबी पंत संग्रहालय जो अल्मोड़ा में है, इसी का ये जीबी पंत संग्रहालय है। फिर जीबी पंत के नाम पे उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान संस्थान 1995 में, बेसिकली इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है, कहते हैं कि 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी, 1995 में टूरिस्टों के लिए खोला गया था, लेकिन हमें ज़्यादातर बुकों में 1995 इसका आंसर मिलता है। तो हम 1995 को ही लेके चलेंगे। कभी अगर 1995 ऑप्शन में ना दिखे तो 1984 आप मार सकते हो। तो जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान संस्थान 1995 में नैनीताल में स्थापित हो चुका था। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरणीय व सतत विकास संस्थान 1988 में इसकी स्थापना कटारमल में हो जाती है। ये था उत्तराखंड क्षेत्र में जीबी पंत से जुड़े हुए फैक्ट। फिर इन्हीं के नाम पे भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है गोविंद जलाशय। यहीं से रिहंद नदी पे है, रिहंद नहर निकलती है। ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। जीबी पंत जी के नाम पे इसका नामांकन किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये थी गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी हुई बातें। इन्हीं के नाम पे यूपी में इसी को जलाशय बोले या गोविंद सागर नाम मिलता है, जो इसका ऑफिशियल वो मिलता है गोविंद सागर। यूपी में पड़ता है, सोनभद्र के पास स्थित है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर उत्तराखंड क्षेत्र में गोविंद वन्य जीव विहार और गोविंद पशु विहार और गोविंद नेशनल पार्क, इन्हीं के नाम पर इसका नामांकन किया गया है। तो चलिए, ये थी गोविंद वल्लभ पंत से संबंधित जानकारियाँ। सॉरी, एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ मैं। 1930 में भारत में संविधान अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो कुमाऊँ के नैनीताल से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो चलिए, हाँ, जो स्टैटिक जीके में हमारा था गोविंद वल्लभ पंत से जो जुड़े हुए मैंने फैक्ट आपको बताए हैं, ये इन्हीं को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे नोट्स बनाए होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी गोविंद वल्लभ पंत से फैक्ट बनेंगे, आप एक फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छा पढ़िए, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।